हेलो गाइस। तो आज का जो टॉपिक है वो है फार्माकोपिया, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इस पे हर साल ही कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर ही आता है। अगर कोई भी हम देख ले पेपर प्रीवियस ईयर के, तो इसको करना, और इसमें भी ज़्यादा कुछ, जैसे मैंने लेजिस्लेशन करवाया था उसमें भी ज़्यादा कुछ समझने का नहीं था। वैसे ही ये भी चैप्टर ऐसा ही है, इसमें भी ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है पर रटने का ज़्यादा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि फार्माकोपिया क्या होता है, स्पेशलिटी ओरिजिनलिटी क्या है, हिस्ट्री क्या है फार्मेसी की, फार्मेसी क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये सब कुछ जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें हम कवर करेंगे, मतलब इस वीडियो में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फार्माकोपिया क्या होता है। तो फार्माकोपिया ना एक बुक है। तो फार्माकोपिया इज अ सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक that deals with scientific facts, rules and regulation for standardization of drug, direction of correcting homeopathic drugs for preparing, compounding and compounding। मतलब अगर मैं इसको बहुत ही नॉर्मल लैंग्वेज में बताऊं तो ये एक बुक है जिसके बदौलत या जिसकी वजह से या जिसके अंदर कुछ ऐसे फैक्ट्स लिखे हैं या रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं जिससे हम अपनी मेडिसिन को स्टैंडर्डाइज कर पाते हैं, पोटेंटाइज कर पाते हैं, कंपाउंडिंग मतलब कंबाइनिंग, जो भी हमें जो भी सिंपल से सिंपल और जो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट जो भी हमें नॉलेज मिल पाती है फार्मेसी से रिलेटेड, वो सारी की सारी चीज़ें एक बुक में लिखी गई है और उस बुक का नाम है फार्माकोपिया। ठीक है, तो ये होता है फार्माकोपिया। अब इट ऑल्सो कंटेन एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, कि कैसे उस ड्रग का यूटिलाइजेशन है वो भी बताया गया है, प्रिस्क्रिप्शन, राइटिंग, पोसोलॉजी एंड मोनोग्राफ ऑफ ड्रग, तो इन सब के बारे में उसके अंदर नॉलेज दी गई है। अभी हम मोनोग्राफ भी देखेंगे क्या होता है डिटेल में। प्रिस्क्रिप्शन पे भी एक वीडियो आ जाएगी कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। वैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा कि हम किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हो मेडिसिन, तो उससे रिलेटेड है ये। एप्लीकेशन ऑफ ड्रग, जैसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन है, किस रूट से हम उसको ले रहे हैं या उसका क्या यूज है उस ड्रग का, ये सब। तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग भी उसमें लिखा गया होता है। इवन पोसोलॉजी की, वो ड्रग कितनी पोटेंसी में आपको लेनी है, क्या फॉर्म में लेनी है, कैसे लेनी है, मैंने पोसोलॉजी पे भी एक वीडियो डाल दी है तो देख सकते हो। तो सबके बारे में अगर कहीं पे आपको नॉलेज मिलेगी तो वो एक बुक में मिलेगी और उस बुक का नाम है फार्माकोपिया। ठीक है, अब फार्माकोपिया भी ना दो टाइप की होता है। एक होता है ऑफिशियल फार्माकोपिया, एक होता है अनऑफिशियल फार्माकोपिया। अब नाम से पता चल रहा है ऑफिशियल फार्माकोपिया वो है जो गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट वाली अथॉरिटी के द्वारा वो पब्लिश की गई है। ठीक है, जैसे कि होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एचपी यूएस, जीएचपी जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, बीएचपी ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया, एचपीआई होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया और एक्सेट्रा। ठीक है, और फ्रेंच का भी होता है। तो 5 होते हैं ऑफिशियल। उसके अलावा अनऑफिशियल क्या है, वो किसी गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट की अथॉरिटी के द्वारा नहीं की गई है पब्लिश, वो किसी एक पर्सन के द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये पर्सन या कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर कोई फार्माकोपिया पब्लिश करती है तो उसको हम अनऑफिशियल कहते हैं। ठीक है, इसमें जैसे एक एग्जाम्पल है जो बहुत फेमस है, इंडिया के ही एक इंडिया के एक डॉक्टर ने लिखा है, एम भट्टाचार्य एंड कोज होम्योपैथिक फार्माकोपिया, और बीएएचपी यहाँ पे एक और है, उसका नाम है ब्राजीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, पीएचपी इज पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब है नॉर्मल लैंग्वेज में, आप समझ सकते हो कि फार्माकोपिया क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सब। ठीक है, अब मेन क्या है, अनऑफिशियल तो नहीं पर ऑफिशियल वाली जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो उसका हर एक पे कोई शॉर्ट नोट लिखने को आ सकता है, तो हमें हर एक को डिटेल में करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो अगर आपको पता होगा कि जो हमारी होम्योपैथ की जो डिस्कवरी हो, समझ सकते हो, वो जर्मन से ही हुई है, जर्मनी से, लेप्सिक सिटी में। मतलब बहुत सारे आप इसकी हिस्ट्री जान सकते हो। तो जर्मनी वाला जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया है वो आपको समझना है, वो सबसे ज्यादा पुराना फार्माकोपिया है। ठीक है, तो इसका क्या डेट है, मतलब ये कब हुआ था, तो ये 1825 में जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया बना था। ये सबसे पहले इसकी जो झलक आपको दिखी होगी वो 1825 में दिखी होगी। ऑल्दो 1805 में एक बुक आई थी फ्रेगमेंटा डी विरिबस वाली, जो हेनमैन ने लिखी थी। उसके अंदर उसी से मतलब प्रेरित होके जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया बनाई गई है। इसलिए बहुत ज्यादा हमने चेंजेस उस वाले में नहीं किए, क्योंकि जो 1805 में जो बुक आई थी वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट थी, तो कुछ माइन्यूट चेंजेस करके उसको 1825 में एज जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश की गई। ठीक है, तो ये किसने की, कैसे हुआ, हम वो आगे देख लेते हैं। ठीक है, द फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया was published by Dr. Carl W. Caspary in 1825। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है फार्माकोपिया का वो कौन लाया था, कार्ल डब्ल्यू कैस्परी। ठीक है, तो इसलिए उनको फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया भी कहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने ग्रीन से मार्क किया ना वो आप जरूरी लिखना पेपर में। ठीक है, तो वो ऐसे मैंने लिख दिया है। इसके अलावा इसमें और क्या जानना है, ही पब्लिश्ड होम्योपैथिस डिस्पेंसेटोरियम फॉर एजिल्टर एंड ओपोथेकर, देयरबाय गिविंग फर्स्ट आइडिया ऑफ फार्माकोपिया फॉर फिजिशियंस एंड फार्मासिस्ट। ठीक है,
तो इन्होंने इस मतलब उस बुक का जो टाइटल था वो ये था, ठीक है। और इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में जब अब हम इसको बोलते हैं तो इसको जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया कहते हैं, लेकिन जब उस टाइम पब्लिश हुई थी तो इसका नाम ये था, होम्योपैथिस डिस्पेंसेटोरियम फॉर एजेटर एंड अपोथेकर। इसका मैं प्रोनाउंसिएशन गलत भी कर सकती हूँ, मतलब हो सकता है तो वो देख लेना, पर स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट आइडिया इन्होंने ही दिया था। उसके अलावा एवरी न्यू एडिशन ऑफ जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया कंटेन्स न्यू डेवलपमेंट। ये तो कॉमन सी बात है, अगर न्यू एडिशन किसी बुक की आ रही है तो उसको वो पुराने से अच्छी होगी, तो न्यू डेवलपमेंट होते जाते हैं जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया में। उसके अलावा हेनमैन्स वर्क वाज सो एक्यूरेट दैट एक्सेप्ट फॉर टेक्निकल चेंजेस द जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया स्टिल फॉलोज हिज डायरेक्शन, ठीक है। उसके अलावा 1866 में एक और इंसान आए, उनका नाम है विलियम शॉबे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहला सेंट्रल होम्योपैथिक लैब स्टैब्लिश किया। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया की हिस्ट्री में कि 1866 में विलियम शॉबे ने स्टैब्लिश किया फर्स्ट सेंट्रल होम्योपैथिक फार्माकोपिया लैब, ठीक है, फर्स्ट सेंट्रल होम्योपैथिक लैब, ठीक है। उसके बाद 1872 में डॉक्टर विलियम शॉबे ने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था होम्योपैथिक पॉलीग्लोटा। क्या नाम था बुक का, होम्योपैथिक पॉलीग्लोटा, जो कि कब लिखी गई, 1872 में। और इसका एक इंग्लिश एडिशन भी आया था 1880 में, ठीक है। तो ये भी आपको चीजें लिखनी है। और इस बुक में क्या था मेनली, तो इस बुक में था स्टैंडर्ड फॉर होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन विच वॉज नेम्ड एज, मतलब इसके अंदर होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स के रिलेटेड चीजें बताई गई थी, ठीक है। तो इस बुक का भी नाम आपको पता होना चाहिए, होम्योपैथिक पॉलीग्लोटा, ठीक है। उसके अलावा इट वाज लेटर रिवाइज्ड एंड टुडे इज नोन एज एपोपैथिस एल्ज़ेलबिच। और अब इस बुक को, होम्योपैथिक पॉलीग्लोटा को रिवाइज किया गया और अब नाम दिया क्या गया है, होम्योपैथिस एल्ज़ेलबिच, एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, HAB भी इसको शॉर्ट में कहते हैं। टुडे इट सर्व्स एज अ रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर होम्योपैथिक मेडिसिन, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत रेफरेंस, अभी भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जिनके पास खुद का एक ऑफिशियल फार्माकोपिया नहीं है, तो वहां पे कौन सी फार्माकोपिया एज ऑफिशियली यूज होती है, वो थी यहाँ की। इवन बहुत सारे ऐसे कंट्रीज भी जैसे फ्रेंच है और रशिया है जिनके पास है भी अपनी ऑफिशियल फार्माकोपिया, लेकिन वो फिर भी जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया पे रिलाय करते हैं। तो इसलिए ये जो होम्योपैथिक फार्माकोपिया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वैल्यू का है, क्योंकि सबसे पुराना फार्माकोपिया जर्मनी का ही है, ठीक है। इसके बाद है ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया आई थी 1870 में, ठीक है। तो फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय ब्रिटिश होम्योपैथिक ब्रिटिश सोसाइटी, ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट होम्योपैथिक ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी वो होम्योपैथिक ब्रिटिश सोसाइटी ने स्टैब्लिश की थी, अब बनाई थी, वो किस ईयर में, 1870 ईयर में, ठीक है। एंड उसके बाद इसके सेकेंड और थर्ड एडिशन गॉल्ड नाम के एक व्यक्ति ने किया था, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एडिशन 1870 में हुआ था, सेकेंड एडिशन 1876 में, थर्ड एडिशन 1882 में। ये याद करना इतना जरूरी नहीं है, पर अगर आपको याद हो जाए तो और अच्छा है, ठीक है। उसके अलावा ये याद रख लेना कि कब इसका फर्स्ट एडिशन आया था, तो वो था फर्स्ट आया था 1870 में, और सेकंड और थर्ड किसने किया था, गॉल्ड ने निकाला था, ठीक है। दिस बुक इज अ क्लियर लूज लीफ फॉर्मेट एंड रिफ्लेक्ट्स मेनी करेंट प्रैक्टिसेस। तो ये बहुत ही क्लियर लूज लीफ फॉर्मेट में ये बुक है, ठीक है। उसके अलावा द फर्स्ट सेक्शन ऑफ बुक कंटेन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चर ऑफ होम्योपैथिक प्रिपरेशन इंक्लूडिंग एब्रिवेशन मेथड्स रिएजेंट्स जेंडर रेगुलेशन विद रेफरेंस टू जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। मतलब कि इसका जो फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर आपको कुछ नॉलेज की दी गई है, किसके बारे में, एब्रिवेशन, मतलब ड्रग्स का एब्रिवेशन हो सकता है, या कभी मतलब बहुत सारी चीज़ों को भी हम एक फ्रेज को भी एक एब्रिवेशन में लिख देते हैं, तो वो सारी चीज़ें, और मेथड्स प्रिपेयरिंग के, रिएजेंट्स कौन से यूज कर सकते हैं, जनरल रेगुलेशंस, ये सब लिखे गए हैं उसके फर्स्ट सेक्शन में, ठीक है। और इट इज डिजाइन टू यूज विद कॉम्बिनेशन ऑफ जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, और ये ऐसे डिजाइन की गई है कि इसको आपको जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया के साथ यूज करना होगा। तो आप समझ सकते हैं इसकी बहुत सारी चीजें रेफरेंस के साथ है, मतलब इसकी बहुत सारी चीजें हमने रेफरेंस ली है जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया से, तो इसलिए दोनों फार्माकोपिया को आपको साथ में पढ़ना पड़ेगा कोई एक चीज समझने के लिए, ठीक है। उसके अलावा इसके न्यू एडिशन भी बनते रहते हैं बाय ब्रिटिश एसोसिएशन होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। तो ये भी इनके ब्रिटिश एसोसिएशन होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू और भी इसके पब्लिकेशंस आती रहती है, ठीक है। तो ये था ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया के बारे में, ठीक है। अब आता है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी पब्लिश हुआ था 1897 में। जो फर्स्ट वाला था वो था 1825 जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया, ब्रिटिश था 1870 में, होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स था 1897 में, ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो वन बाय वन। उसके अलावा ये पब्लिश हुआ था इतने में बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी अंडर द नेम ऑफ फार्माकोपिया ऑफ
अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, इसमें सब कुछ लर्न ही करने का है, तो ये भी थियोरिटिकली है कि इसको सबसे पहले किसने निकाला, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। और उस टाइम इसका नाम HPUS नहीं था, इसका नाम होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट नहीं था। जब ये पब्लिश हुआ था तो इसका नाम था फार्माकोपिया ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, जिसको शॉर्ट में PAIH भी लिखते हैं, ठीक है। तो ये था इसका नाम। फिर धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजेस हुए, ऑब्वियसली सेकेंड एडिशन जब इसकी आई तब इसका नाम असलियत में पड़ा होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो इन 1901 सेकेंड एडिशन वॉज पब्लिश्ड विच वॉज टाइटल्ड एज HPUS, ठीक है। और जब तक टिल आज की डेट तक इसको HPUS ही बोलते हैं। आफ्टर द, एक और चीज़ है, आफ्टर द अराइवल ऑफ फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट द HPUS बिकम ऑफिशियल इन USA फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑल रेमेडीज, ठीक है। तो जब ये आया, ये मतलब जब ये वाले जो रूल और एक्ट्स आए तब ये जो ऑफिशियल, पहले इसको ऑफिशियल नहीं मानते थे पर धीरे धीरे फिर इसको ऑफिशियल मानने लगे, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या लिखा गया, प्रिपरेशन ऑफ रेमेडीज के बारे में दिया गया है जो अब USA में यूज होता है। प्रायर टू दैट फार्माकोपिया वाज ओनली पब्लिश्ड बाय बोरिक, टेफेल एंड जहर, ठीक है। तो इसके बाद बोला गया, पहले तो इन्होंने निकाली, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी ने इसकी फर्स्ट एडिशन निकाली, ठीक है। उसके बाद जो है अब जितने भी एडिशन निकले हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान, मतलब 3 इंसान ने मिलकर निकाले हैं, बोरिक, टेफेल एंड जौहर ने मिलकर निकाली है इसके आगे की एडिशन। तो कौन कौन सी एडिशन है, सेकंड एडिशन तो 1901 में, जब से इसका नाम होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पड़ गया। फिर थर्ड एडिशन 1914 में निकला, सिक्स्थ एडिशन 1941 में निकला है, सेवेंथ एडिशन 1964 में निकला है, एट्थ एडिशन 1979 में निकला है, ठीक है। तो ये भी आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद द सिक्स्थ एडिशन ऑफ HPUS वाज पब्लिश्ड इन 1941 व्हिच इंट्रोड्यूस्ड न्यू मेथड ऑफ मदर टिंचर प्रिपरेशन। तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि जो सिक्स्थ एडिशन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों इसका सिक्स्थ और सेकंड एडिशन इंपॉर्टेंट है? सेकंड एडिशन क्यों? क्योंकि इसी के बाद इसको फार्माकोपिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहा गया। सिक्स्थ एडिशन क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे पहली बार न्यू मेथड ऑफ मदर टिंचर प्रिपरेशन की बात की गई, ठीक है। अब आता है होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, मतलब अब इंडिया में कैसे शुरुआत हुई फार्माकोपिया की, मतलब हिस्ट्री क्या है इंडिया के, ठीक है। तो सबसे पहले ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया वाज रिलीज बाय, किसने निकाला था? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सबसे पहली बार ऑफिशियल फार्माकोपिया इंडिया में निकाला गया, जिसका नाम पड़ा होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। और ठीक है, और इसको निकाला तो इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में, लेकिन इसको कंपाइल या इसको को जोड़ के एक चीज बनाना वो किसने किया? होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी ने। ये तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 1971 में इसको निकाला, पर इसको कंपाइल किया होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी ने, जिसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर BK सरकार, ठीक है। तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BK सरकार, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर ये जो है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड हैज मेनी वॉल्यूम्स, ठीक है। तो इसके बहुत सारे वॉल्यूम्स है, जैसे यहाँ पे लिखे गए हैं कितने इसके टोटल वॉल्यूम्स है। तो इसके टोटल वॉल्यूम्स है 9, तो 9 वॉल्यूम्स है। आपको सबको पता होना चाहिए किसमें कितने ड्रग्स है और कौन कौन से ईयर में आया है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये पूछ लेते हैं। ये तुम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, 3, 4, 5, 6 आप ऐसे लिख लेना। उसके बाद 180, 100, 105, 107, 114, 104, 105, 101, 100, फिर 1971, 74, 78, 84, 86, 90, 99, 2000 और 2007। तो एक चीज और भी याद रख लेना कि वॉल्यूम 9 जो सबसे लास्ट अभी लेटेस्ट वॉल्यूम कौन सी आई हुई है, तो 2007 में सबसे लेटेस्ट वॉल्यूम आई हुई है, ठीक है। तो ये है इसका पूरा हिस्ट्री। उसके अलावा हमें एक और चीज समझनी है कि अंटिल कि जब तक 1971 में सबसे पहले आया होम्योपैथिक फार्माकोपिया, लेकिन उससे पहले हम किसका यूज करते थे? तो उससे पहले हम अमेरिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया का हम फॉलो करते थे, सब कुछ कि उसमें जो भी लिखा होता था तो हम वो फॉलो करते थे। तो एक ये बात जानने वाली है, ठीक है। उसके अलावा होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी यहाँ जो थी उसके क्या फंक्शंस है और ये भी जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले टू प्रिपेयर अ फार्माकोपिया ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स हुज थेरेपेटिक यूजफुलनेस हैज बीन प्रूव्ड ऑन लाइंस ऑफ AHP, GHP, BHP, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि हमें ऐसी बुक निकालना, होम्योपैथिक फार्माकोपिया को निकालना जो बहुत यूजफुल हो और जो किस लाइंस पे प्रूफ की गई हो, AHP, GHP या BHP, मतलब इनसे कोहेरेंट होके कोई बुक निकालना इज मतलब इसका फर्स्ट प्रायोरिटी। उसके बाद सेकंड क्या है? टू ले डाउन प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, ठीक है। उसके बाद टू ले डाउन द टेस्ट फॉर आइडेंटिटी, क्वालिटी एंड प्योरिटी। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, क्वालिटी कैसी है, प्योरिटी, ये सब भी बताना इसका मतलब कर्तव्य है। उसके अलावा टू ले डाउन टेस्ट टू इंश्योर जेन्युइनिटी ऑफ फार्माकोपिया, ठीक है। तो अगर कोई अनऑफिशियल फार्माकोपिया बनती है तो वो कितना जेन्युइन है, कितनी सही उसमें इंफॉर्मेशन लिखी है, ये भी यही कमेटी बताती है।
उसके अलावा द होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑल्सो प्रिपेयर होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, मतलब कैसे आपको एक रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, कोड्स होते हैं कोई भी चीज चलाने के, तो वो सब भी चीजें इसमें लिखी गई है। उसके अलावा होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज कंस्टिट्यूटेड इन सितंबर, सबसे पहले बना कब था, तो ये होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी कब बनी थी, सितंबर 1962 में बनाई गई थी। और ये बनाने में सबसे बड़ा किसी का हाथ था, तो वो था होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी और होम्योपैथिक सब कमेटी ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, तो ये था। अगर आपको याद हो कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने और क्या किया था तो मुझे कमेंट में बताना। मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ, मैंने ये चीज लेजिस्लेशन में आपको बताई थी कि ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने एक कोई रूल या एक्ट निकाला था, तो वो मुझे बताना है कि आपको कुछ याद आ रहा है इससे या नहीं। ठीक है, तो इसका ये भी काम, तो ये कब निकला है ये बताया गया, तो सितंबर 1962 में इसको पब्लिश, मतलब ये कमेटी बिठाई गई थी, बनाया गया था। और किसकी एडवाइजरी में, तो होम्योपैथिक एडवाइजरी कमेटी और होम्योपैथिक सब कमेटी ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड ने ऐसा बोला गया कि हम एक कमेटी बनाते हैं जो फिर आगे ये वाले रूल्स या ये वाली चीजें करेगी। ठीक है, तो ये चीज बताई गई है। उसके अलावा कंसर्न फॉर वर्क ऑफ टेस्टिंग एंड रिसर्च इन ड्रग, तो अगर कोई न्यू ड्रग बनाना है या कोई न्यू ड्रग की रिसर्च करनी है तो उसके बारे में भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन हमें फार्माकोपिया ऑफ इंडिया में दी गई है। तो उसके बारे में भी सारी मतलब रिसर्च करना, सब कुछ मतलब टेस्टिमोनियल्स को देखना, वो सब काम भी होम्योपैथिक फार्माकोपिया कमेटी का होता है। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया बच जाता है जो है फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया, और ये बनाया गया था 1898 में। और ठीक है, नेम्ड एज फार्माकोपिया एपिथी होम्योपैथिया फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो नेम्ड एज फार्माकोपिया होम्योपैथियो फ्रेंचाइजी। ठीक है, फर्स्ट पब्लिश इन 1898। सबके नाम जो ये एक्स्ट्रा वाले हैं ना वो देख लेना एक बार, और सबकी स्पेलिंग और देख लेना। ठीक है, अब फर्स्ट पब्लिश कब हुई थी, 1898 में। होम्योपैथिक सिस्टम इज हाईली एक्सेप्टेड इन फ्रांस, तो जो होम्योपैथिक फार्माकोपी मतलब होम्योपैथिक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है फ्रांस में। ठीक है, तो उसके अलावा द फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज फार्माकोपिया। French homeopathic pharmacopoeia give information about nosodes, sarcodes, and introduce many drugs of chemotherapic extraction of glycerine, organotherapic parts of body, lithotropic etc. मतलब ये थोड़ी सी अलग है फार्माकोपिया, क्योंकि ये जो फ्रेंची होम्योपैथिक फार्माकोपिया ना टोटली कॉन्सेंट्रेट करती है कि हम इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा दें नोसोड्स पे, सार्कोड्स पे, और वो उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी ड्रग्स भी निकाली जो आज तक भी हमारे पास प्रूव नहीं है। जैसे उन्होंने कुछ ड्रग्स निकाली है बाय एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्लिसरीन, तो उस ऐसे ऐसे क्योर की चीज को या ऐसी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज को, थेरेपेटिक चीज को हम कहते हैं कीमोथेरेपिक। जो हम ग्लिसरीन के एक्सट्रैक्शन से कोई भी थेरेपेटिक पावर लेके आते हैं तो उसको हम कहते हैं कीमोथेरेपिक। उसके अलावा उन्होंने पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के पार्ट से भी कुछ कुछ थेरेपेटिक उन्होंने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, तो उसको कहते हैं ऑर्गेनोथेरेपिक। उसके अलावा उन्होंने क्रूड मटेरियल, मतलब कोई स्टोन हो गया या कुछ, मतलब जो लीथो को मतलब आपको पता होगा, लीथो का मतलब स्टोन से रिलेटेड होता है, तो लीथोट्रोपिक। तो ऐसी ऐसी थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज भी उन्होंने अपनी बुक में लिखी गई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है नॉर्मल फार्माकोपिया से। ठीक है, उसके अलावा बट यूज न्यू ड्रग्स दैट आर इंट्रोड्यूस। ठीक है, तो और एक और चीज की जो फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया है ना वो इतना रिकॉग्नाइज नहीं है इंडिया में, मतलब इतना यूज नहीं किया जाता। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसी मेडिसिन लिखी गई है जो हमें लगता है हाँ ये यूज में आ सकती है, तो हम उसको कंसिडरेशन में ले लेते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पर इतना हम इस होम्योपैथिक फार्माकोपिया को इंडिया में नहीं समझते या नहीं इतना पढ़ते। ठीक है, उसके अलावा अब आ जाते हैं अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया पे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया है एम भट्टाचार्य एंड कोज होम्योपैथिक फार्माकोपिया, जो निकाली गई थी 1892 में। तो आप ये देख सकते हो कि ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया से भी पहले निकाली गई थी, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पर ऑल्दो ये अनऑफिशियल है। इसके अलावा हमें इसमें कुछ चीजें, जैसे सब में हमने हिस्ट्री देखी है, वैसे इसके अंदर भी हमें हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। जैसे सबसे पहले ये जो पब्लिश की गई थी, पब्लिश बिफोर ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, ये तो मैंने बता दिया। उसके अलावा बाय एम भट्टाचार्य एंड को प्राइवेट लिमिटेड कोलकाता अंडर द नेम ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मैनुअल्स। तो इसका पहले क्या नाम था, फार्मास्यूटिकल मैनुअल्स, और इसको किसने पब्लिश किया था, एम भट्टाचार्य एंड को प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी होगी कोलकाता में स्टैब्लिश थी, उसने इसको पब्लिश किया, जो कि एक ऑफिशियल साइट या ऑफिशियल गवर्नमेंट की जगह नहीं है, मतलब कोई अलग है। ठीक है, तो उन्होंने निकाला, इसका नाम क्या था, फार्मास्यूटिक्स मैनुअल। ठीक है, उसके अलावा सिंस देन इट हैज मेनी एडिशंस। अब इसके बहुत सारे एडिशंस निकले, लेकिन हमें कुछ ही एडिशंस को देखना है। जैसे 10th एडिशन में जो 1944 में निकला था उसमें 70 ड्रग्स थे, और ये 70 की 70 ड्रग्स ना इंडिजीनियस ड्रग्स थे, मतलब थे तो उसमें बहुत सारे, आई थिंक मुझे याद नहीं, पर 200-300 से ज्यादा ड्रग्स थे 1944 में। लेकिन उसमें से जो बहुत सारे ड्रग्स थे वो रिपीटेड थे, लेकिन
उसमें से सिर्फ 70 ड्रग्स ही थे जो मतलब बहुत ही जो रिपीटेड नहीं थे आप कह सकते हो, और वो इंडिजीनियस ड्रग थे, मतलब इंडिया के ड्रग्स थे। तो ये चीज़ बात इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा A thoroughly revised 12th edition was published in 1962। उसके बाद 1962 में इसका 12th edition आया था, और जो कि which was then named as एम भट्टाचार्य एंड कोज होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो आप समझ सकते हैं इसके 12th एडिशन के आने के बाद ही इसका नाम ये पड़ा। इससे पहले इसको हम बोलते थे फार्मास्यूटिक्स मैनुअल, ठीक है। उसके बाद 13 एडिशन कब आया 1970 में, 14 एडिशन कब आया 1980 में। पर इन दोनों में ना ज़्यादा कुछ चेंजेस थे नहीं, मतलब हैज़ नो चेंजेस। रिपीटरी ऑफ मतलब रिपीट हुआ है 12th एडिशन, मतलब 12th एडिशन को ही इन्होंने 2 बार रिपीट किया, 13th और 14th एडिशन में, और 2 बुक निकाल दी। इनमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस फार्माकोपिया इज वेरी वैल्यूएबल बट नॉट द ऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो मैंने ये चीज़ आपको बता दी। उसके अलावा जो मेन चीज़ हमें पढ़नी है कि हमने इतना कुछ फार्माकोपिया पढ़ लिया इतने सारे कंट्रीज़ का, पर असलियत का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या मेन काम है एक होम्योपैथिक फार्माकोपिया का। तो इसको मैंने 4 पॉइंट्स में लिखा है, लेकिन अगर जब लिखने को आए तो इसको और अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, फर्स्ट टू लिस्ट डाउन लिस्ट ऑफ रेमेडीज यूज्ड इन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सबसे पहला इसका जो काम है वो है कि हमें रेमेडीज बताना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो समझ आ रही है। उसके अलावा सेकंड क्या है, गिव प्रॉपर इंस्ट्रक्शन एज टू देयर आइडेंटिटी एंड प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स सिमिलर टू दोज यूज्ड इन ड्रग पावर, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि कैसे कौन कौन से हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है कि इससे ड्रग प्रिपेयर हो सकती है, इससे नहीं हो सकती, ये सब की आइडेंटिफिकेशन भी इसमें प्रॉपरली लिखी है, ठीक है। उसके बाद टेल द स्टैंडर्ड मेथड एंड गिव स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी। तो प्योरिटी का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए ये भी इसमें लिखा गया है, ठीक है। उसके अलावा इफ ड्रग प्रूविंग इज एक्यूरेट देन एडेड इन होम्योपैथिक फार्माकोपिया। और अगर किसी डॉक्टर ने किसी ने कोई ड्रग को प्रूफ किया है और उसकी जो ड्रग प्रूविंग है वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, तो उसको भी ऐड करना नेक्स्ट एडिशंस में अपने फार्माकोपिया में, ये भी इसका काम है। तो इसके टोटल 4 काम है, मेन 4 काम है, ऐसे बहुत सारे काम और है भी है, लेकिन जो टोटल 4 मेन काम है वो है कि सबसे पहले रेमेडीज बताना, उसके बाद हमें ये बताना है कि आइडेंटिफाई कैसे करें हम किन्हीं ड्रग्स का, कि इससे ड्रग बन सकती है इससे नहीं, तो आइडेंटिफिकेशन या क्वालिटी ये सब के बारे में बताना, इंस्पेक्शन ये सब। उसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन देना प्योरिटी का, कि सपोज कोई ड्रग बन गई तो उसके बाद हमें उसको प्योर भी तो रखना है, पता चले वो इम्प्योर हो जाए जब तक वो पेशेंट के पास जा रही है, तो उसकी प्योरिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना, उसके बारे में भी। उसके अलावा अगर कोई न्यू ड्रग बनती है तो उसको ऐड करना अपने नेक्स्ट एडिशंस में। तो ये है इसके 4 इंपॉर्टेंट काम। उसके बाद अब फार्माकोपिया का चैप्टर खत्म हुआ, अब आता है होम्योपैथिक फार्मेसी। तो फार्मेसी से आप क्या समझते हो, और उसके बाद होम्योपैथिक फार्मेसी से हम क्या समझते हैं, इसमें हमें यह पढ़ना होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज एन आर्ट and science by means of which we can acquire knowledge about the art of identifying, collecting medicinal substances from different sources of nature and then preserving them in labs so that we can combine them according to rules and regulation of homeopathic pharmacopoeia and dispensing them according to physician's prescription। ये सेम चीज लिखी है, मतलब एक ड्रग को लेना, मतलब एक कोई चीज को लेना, क्रूड सब्सटेंस को लेना, उसको समझना, आइडेंटिफाई करना, फिर उसको प्रिजर्व करना, उसको प्रिपेयर करना, उससे ड्रग प्रिपेयर करना, उसके बाद उसको कंबाइन करके अकॉर्डिंग टू होम्योपैथिक फार्माकोपिया कोई न्यू ड्रग बनाना, फिर उसको फिजिशियंस को देना जिससे फिजिशियंस डिस्पेंस कर सके उस मेडिसिन को और उसको प्रिस्क्राइब कर सके एक पेशेंट को। इन सब को अगर मिलाए तो एक सिंगल टर्म अगर हम इन सब चीज़ों के लिए लिखे तो उसको हम कहेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी, ठीक है। तो होम्योपैथिक फार्मेसी सिर्फ और सिर्फ एक साइंस नहीं है, मतलब अब ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये साइंस है। क्यों साइंस है? क्योंकि हमें समझना कि आइडेंटिफाई करना कि सपोज ये कैनबिस सटाइवा है तो ये है, ये समझना, ये साइंस है। पर ये एक आर्ट भी है कि कैसे हम उसको प्रिजर्व करेंगे, कैसे हम उससे मेडिसिन बनाएंगे। तो ये एक टोटल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉम्बिनेशन है आर्ट और साइंस का, जिसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो क्या क्या सीखते हैं? आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना मेडिसिनल सब्सटेंस को, फिर उसको प्रिपेयर करना, प्रिजर्व करना, फिर उसको बाय होम्योपैथिक फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग उसको बनाना, फिर डिस्पेंस करना, फिर उसको प्रिस्क्राइब करना टू द पेशेंट। तो ये सब कुछ अगर हम मिलाए तो इसको हम कहेंगे होम्योपैथिक फार्मेसी। अब होम्योपैथिक फार्मेसी का बेस क्या है, बेसिस क्या है होम्योपैथिक फार्मेसी का? तो सबसे पहले है मोनोफार्मेसी, फार्माकोडायनेमिक्स और पोटेंटाइजेशन। तो बिना इन तीनों चीज़ों के आप होम्योपैथिक फार्मेसी नहीं
कर सकते या होम्योपैथिक फार्मासिस्ट नहीं बन सकते इन तीनों के बिना। तो मोनोफार्मेसी क्या होता है? मोनोफार्मेसी इज, आपको पता होगा कि जो होम्योपैथ है वो सिंगल सिंपल रेमेडी पे भरोसा करते हैं, मतलब ओनली सिंगल डोजेस, तो इसको कहते हैं मोनोफार्मेसी या सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स का ये फॉर्मूला, मतलब ये एक तरीके से होम्योपैथ से रिलेटेड चीजें हैं। तो इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बन सकती है क्योंकि ये भी एक अलग टॉपिक है। उसके अलावा फार्माकोडायनेमिक्स पे भी एक अलग वीडियो आएगी जिसके ऊपर आपको पता चलेगा कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन होती है। अगर मैं मेन सिंपल भाषा में बताऊं तो अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब होता है कि कैसे वो जो ड्रग है उसको हम लेके कैसे ठीक हो रहे हैं। तो मतलब पूरा डायनेमिक्स क्या हो रहा है उससे की वजह से हमारी बॉडी में, वो चीज समझना इस फार्माकोडायनेमिक्स। उसके अलावा पोटेंटाइजेशन, इस पे वीडियो आ चुकी है। तो कैसे कोई क्रूड सब्सटेंस को हम उसको यूजफुलनेस पे ले पाते हैं, जैसे नोसोट्स के मैंने एग्जांपल देते हैं, अगर हम उसको क्रूड फॉर्म में ले ले तो कोई भी इंसान मर सकता है, पर जब जैसे हम उसको पोटेंटाइज कर देते हैं तो वो एक ड्रग या एक रेमेडी की तरह, एक मेडिसिन की तरह यूटिलाइज हो सकते हैं। तो ये तीन बेस हैं एक होम्योपैथिक फार्मेसी के, तो इन तीनों को आपको समझना होगा, ठीक है। उसके अलावा होम्योपैथिक फार्मेसी इज कंसर्न्ड विद कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, प्रिपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड प्रिजर्वेशन। तो इन पांचों चीजों पे डिपेंड करता है हमारा होम्योपैथिक फार्मेसी। उसके अलावा मैंने बताया था फार्मेसी इज एन आर्ट एंड साइंस, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट कि व्हाई फार्मेसी इज एन आर्ट एंड साइंस। तो साइंस क्यों है? बिकॉज इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टमिक नॉलेज as an object of study, knowledge of covering general truths, operations of general laws, specially as obtained and tested through the scientific methods। ठीक है, तो सब कुछ हमें साइंटिफिकली, सबके पीछे एक लॉजिक है कि हमें यही मेडिसिन क्यों लेनी है या हमें कैसे मतलब समझना है कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें। तो सबके पीछे लॉजिक है, सबको ऐसे वेगली हमें नहीं बोला गया है। तो इसलिए ये साइंस है और ये साइंटिफिक मेथड्स पे बिल्कुल प्रूव्ड है, तो इसलिए इसको साइंस कहते हैं। उसके अलावा इसमें आर्ट क्यों है? क्योंकि सिस्टमिक एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ स्किल इज इफेक्टिव और डिजायर्ड रिजल्ट। क्योंकि सिर्फ ये समझना कि इसका लॉजिक है इसके पीछे या इसको अच्छे से पढ़ लेना थियोरेटिकली इतना पॉसिबल नहीं होता कि आप बहुत अच्छे फार्मासिस्ट बन जाओ जब तक आप उसको अच्छे से एक्सपीरियंस करो या जब तक आप उसको प्रैक्टिस ना करो। तो इसलिए एक स्किल भी है जो बहुत कम लोगों में होती है, तो इसलिए इसको आर्ट भी कहा गया। तो ये साइंस और आर्ट क्यों है ये बता दिया मैंने। Therefore, to obtain higher purpose of healing, both pharmacy is guarded as art and science। ठीक है। उसके अलावा होम्योपैथिक फार्मेसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है? तो क्या क्या इंक्लूडेड है? कलेक्टिंग, आइडेंटिफाइंग, मतलब अगर आप होम्योपैथिक फार्मेसी पढ़ रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो कैसे कलेक्ट करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे क्वालिटी की इंस्पेक्शन होती है, उसके अलावा कैसे प्रिजर्व करना है, स्टैंडर्डाइज कैसे करना है अपने ड्रग्स को आपने जो लिया है, उसके बाद दो चीज़ों को कंबाइन करके आपको कैसे न्यू ड्रग बनाना है, और उसके अलावा कंपाउंडिंग कैसे करनी है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मिला दोगे, ये सारी चीज़ें एक साथ पढ़ोगे, तब आप होम्योपैथिक फार्मेसी का असली मतलब समझ पाओगे कि होम्योपैथिक फार्मेसी क्या होती है। उसके बाद एक बहुत ही लास्ट सा टॉपिक बच गया है जो वैसे देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये बेस है होम्योपैथ्स का। तो क्या है? स्पेशलिटी एंड ओरिजिनलिटी ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया। तो क्या क्या स्पेशलिटी है, ये क्या क्या ओरिजिनल चीज़ें हैं होम्योपैथिक फार्मेसी में, तो ये चीज़ें हमें पढ़नी है। तो देयर इज नो डिजीज बट सिक पीपल। एक चीज़ समझना कि हेनमैन ने ये बोला था कि कभी भी ना कोई डिजीज नहीं होती, मतलब कोई डिजीज नहीं है, हमेशा कोई डिजीज मतलब अलग से नहीं आई है, हमेशा कोई सिक पर्सन होता है, डिजीज नहीं होता। जैसे अगर हम दूसरे साइंस सिस्टम्स की बात करें, मेडिसिनल सिस्टम, वो क्या करते हैं, वो डिजीज को क्योर करने में लगते हैं, लेकिन हम लोग एक सिक पर्सन को क्योर करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग सिम्टम्स पे ध्यान नहीं देते, हम लोग पर्सन को एज ए इंडिविजुअलाइज, एज अ होलिस्टिक इंसान की तरह हम उसको उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। देयर इज नो डिजीज बट सिक पीपल, बट अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन ट्रीट द डिजीज एंड नॉट द पेशेंट। उनको लगता है कि अगर ये पर्टिकुलर सिम्टम आ रहा है तो अगर ये सिम्टम चला जाता है तो इसकी डिजीज क्योर हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है। हमें पेशेंट को क्योर करना है, हमें डिजीज को क्योर नहीं करना। ये होम्योपैथी का फर्स्ट फंडामेंटल रूल है। उसके अलावा होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक। ठीक है, उसका इंडिविजुअलिस्टिक मतलब कि हर एक इंसान के डिफरेंट तरीके से मतलब होगी, कि ऐसा नहीं कि अगर सेम, क्योंकि वो लोग सिम्टम्स पे बेसिस पे मेडिसिन देते हैं, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि सबको सेम मेडिसिन लग जाएगा, सेम डिजीज है, पर ऐसा होम्योपैथिक में नहीं होता, होम्योपैथी में नहीं होता। इसमें अगर सेम डिजीज भी हो तब भी डिफरेंट मेडिसिन लग सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा इट डील्स विद, तो होम्योपैथिक फार्मेसी क्या क्या अपने अंदर इंक्लूड करता है? सबसे पहले थ्योरी ऑफ पोटेंटाइजेशन। ठीक है, तो पोटेंटाइज करना ये मेन फंडामेंटल है कि हमें पोटेंटाइज करना ही पड़ता है, हम क्रूड सब्सटेंस में नहीं देते कोई भी चीज। उसके अलावा होम्योपैथिक पैथोजेनेटिक ट्रायल, इसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो ड्रग प्रूविंग। तो ड्रग प्रूविंग करना, हम लोग हर एक ड्रग
एनिमल पे नहीं बल्कि एक ह्यूमन ट्रायल ह्यूमन पे करते हैं, तो इसलिए ये भी एक बहुत मेन और बहुत ओरिजिनलिटी है कि ऐसा किसी और सिस्टम में नहीं होता। उसके अलावा सिंगल सिंपल रेमेडी, जिसको मोनोफार्मेसी या सिंप्लेक्स भी कहते हैं, कि हम सिंगल सिंपल रेमेडी पे भरोसा करते हैं। उसके बाद रिच सोर्स ऑफ क्यूरेटिव ड्रग, की बहुत सारे ड्रग्स, हम बहुत मोस्ट ऑफ द चीज़ों से ड्रग्स बना सकते हैं, तो इसलिए बहुत सारे रिच सोर्स है क्यूरेटिव ड्रग्स का। उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे न्यू इंट्रोडक्शंस भी हुए हैं कि जो और जगह नहीं है। उसके अलावा प्योरिटी एंड टोटालिटी ऑफ ड्रग सोर्स, कि हम देखते हैं कि कौन सा, मतलब हम कुछ भी चीज़ केमिकली नहीं बनाते ज़्यादातर, तो इसलिए वो प्योर होते हैं और टोटालिटी पे हम भरोसा करते हैं। उसके अलावा इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल भी हम देखते हैं। उसके बाद सिंपल टू डिस्पेंस और ईजी टू एडमिनिस्टर, तो हम ऐसे ड्रग्स बनाते हैं जो सिंपल टू गिव हो और जो इंसान को हम दे उसके लिए भी वो चीज़ लेना ईजी हो, तो सिंपल टू डिस्पेंस और ईजी टू एडमिनिस्टर। उसके अलावा हम ड्रग एक्शन भी पढ़ते हैं कि उस ड्रग का क्या एक्शन है। उसके अलावा कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, वो ज़्यादा महंगी नहीं होनी चाहिए फॉर पेशेंट्स। उसके अलावा उसकी लॉन्ग शेल्फ लाइफ भी होनी चाहिए कि वो बहुत देर तक मतलब मेडिसिन चल सके। उसके अलावा इजी टू एडमिनिस्टर भी होनी चाहिए कि उसको हम ईजिली जो इंसान है वो ले सके, खा सके, या और अपने ऊपर उसके एक्शंस देख सके और अपने आप को ठीक कर सके। नहीं मतलब अपने आप को एज अ इंडिविजुअल इंसान, एज अ होलिस्टिक वो ठीक हो सके, ठीक है। और अपने वाइटल फोर्स पे ज़्यादा ध्यान दे एज कम्पेयर टू सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, तो वो अपने वाइटल फोर्स को क्योर करने में मतलब ज़्यादा ध्यान दे। तो ये सब है होम्योपैथिक फार्मेसी, फार्माकोपिया, उसकी स्पेशलिटी, उसकी ओरिजिनलिटी, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एज पर्सपेक्टिव ऑफ होम्योपैथ्स। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इसके बाद आई थिंक नेक्स्ट वीडियो फार्माकोडायनेमिक्स पे आएगी, या छोटे मोटे टॉपिक्स है जैसे प्रिस्क्रिप्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो सकती है कंप्लीट नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं वो कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर पसंद आए तो इसको और फ्रेंड्स को शेयर करना और लाइक भी कर देना। दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय गाइस।